Hello, my dear students. Good morning. Today we are going to study a poem of class 12th that has been written by John Donne. Before starting the chapter, let us know something about the poet. John Donne, the pioneer of lyrical and satirical verse called metaphysical, was born into a prosperous Roman Catholic family of traders at times when England was staunchly एंटी-कैथोलिक। जॉन डन का जन्म इंग्लैंड के एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उस समय इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक मीन्स इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग एंटी कैथोलिक थे, मीन्स कैथोलिक नहीं मानने वाले। मैं आपको बताऊंगा एंटी कैथोलिक क्या होता है, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। वहाँ जन्म हुआ था और जॉन डन जनरली एक कहे जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट मीन्स आप कह सकते हैं द मेटाफिजिकल पोएट्री इज कंसर्न विथ होल एक्सपीरियंस ऑफ मैन। इन मेटाफिजिकल पोएट्री राइट अबाउट love, religion, reality, feeling of man, of love, etc. अगर मैं एग्जाम्पल से समझा पाऊँ तो यदि मैं बोलूँ व्हाट इज़ लव और व्हाट इज़ डेथ, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल। मीन्स रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विथ एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो इसी तरीके के पोएम लिखा करते थे जिसमें व्यंग कुछ इस तरीके से होती थी। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था उनके धर्म के कारण। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक वर्ड आया है एंटी कैथोलिक और एक वर्ड की चर्चा हुई है रिलीजन। तो मैं आपको बता दूं कैथोलिक के बारे में, यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ईसाइयों के मुख्य रूप से 3 संप्रदाय हैं। पहला कैथोलिक, दूसरा ऑर्थोडॉक्स एंड तीसरा प्रोटेस्टेंट। मीन्स अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो कैथोलिक संप्रदाय में पोप को सर्वोच्च धर्मगुरु मानते हैं और दूसरे ऑर्थोडॉक्स में पोप को नहीं मानते हैं, पर अपने जो भी उसके राष्ट्रीय धर्म संघ के जो भी होते हैं प्रतीक चिन्ह या पैट्रियार्की को ही मानते हैं और परंपरावादी होते हैं। और तीसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट किसी पोप को नहीं मानते हैं, पर पूरी की पूरी श्रद्धा वो बाइबिल में ही रखते हैं। और उस समय इंग्लैंड भी एंटी कैथोलिक था, इस कारण जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था उनके धर्म के कारण। क्योंकि जॉन डन क्या थे, एक जन्म लिए थे रोमन कैथोलिक फैमिली में। आगे ही स्टडीड लॉ एंड रेड थियोलॉजी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, उन्होंने थियोलॉजी की स्टडी की। थियोलॉजी वर्ड बना हुआ है थियो प्लस लॉजी, जहाँ THEO का मतलब ही होता है गॉड और लॉजी LOGY, लॉजी का मतलब ही होता है टू स्टडी, जहाँ भगवान के बारे में धर्म ग्रंथों के बारे में स्टडी करना ही थियोलॉजी कहलाता है। He also participated into
in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful novel. उन्होंने नावल एक्सपीडिशंस मीन्स नौसेना से रिलेटेड कुछ ऐसा वर्क है, उस चीज़ में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वे एक बड़े ही पावरफुल सेक्रेटरी बन गए थे टू अ पावरफुल नोबल मीन्स जहाँ वो काम कर रहे थे उनके यहाँ एक पावरफुल मैन के सेक्रेटरी बन गए थे. अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस. और उन्हें उस जॉब से हाथ भी धोना पड़ा था. क्योंकि जहाँ वो काम करते थे उसी के नीस से उन्होंने शादी कर ली थी, इसलिए उन्हें उनके जॉब से हाथ धोना पड़ा था. ही रोट मैनी बुक्स लाइक द फ्ली, डेथ नॉट बी प्राउड, द गुड मोरो etc. उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे पोएम्स लिखी, जैसे द फ्ली, डेथ नॉट बी प्राउड, द गुड मोरो एट्सेट्रा. एंड दिस पोएम जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633 आफ्टर हिज डेथ. मतलब उनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी, यानी कि पोस्टथमस ये कलेक्शन थी उनकी, उसी से ही मतलब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं. दिस पोएम इज़ इन 5 स्टेंजा, 5 स्टेंजा में ये पोएम है और 1 by 1 वी विल स्टडी. लेट अस सी. स्टेंजा फर्स्ट की शुरुआत यहाँ से होती है और हम लोग 5 स्टेंजा में पूरी की पूरी पोएम को पढ़ेंगे, मतलब 8-8 लाइन कर करके. और उसी में से सबसे पहले इंग्लिश में मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा और पूरी पोएम ख़त्म होने के बाद हम लोग कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी चर्चा करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलती है. सो लेट अस स्टार्ट. स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can sow a fitter love for me. But since that I must die at last, 'tis best to use myself in jest, thus by feigned death to die. In the first line, the speaker begins by addressing his lover, love. लव के रूप में ये एड्रेस कर रहे हैं. मीन्स अ स्पीकर इज़ वेरी मच अटैच्ड टू हिज लवर. दे हैव डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. ही टेल्स दैट he is not living because he is weary of, bored of, or fed up with her. Nor मीन्स यहाँ तक क्या मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझाया, मी तक. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, thus by feigned to die. In the next line, he explains that his journey, यानी कि जो भी डिपार्चर पे जा रहे हैं, जर्नी पे जा रहे हैं, his journey और departure is temporary, short timing. He is thinking of great departure and referring to death jokingly, even that is going to happen for a fixed amount of time. Then why this sadness? Please don't be sad. हिंदी में हम लोग अगर देखें तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि. प्रथम पंक्ति में स्पीकर अपने प्रेमी को लव शब्द से संबोधित करता है, मतलब कि स्पीकर अपनी प्रेमिका से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है. उन दोनों के बीच काफ़ी गहरा और लंबा रिलेशनशिप है.
स्पीकर कहता है कि मैं तुमसे ऊब कर या थक कर यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ। आगे कवि बोलते हैं कि मैं इस उम्मीद से भी नहीं जा रहा हूँ, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, मीन्स ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि इस दुनिया में तुमसे अच्छा और तुमसे ज़्यादा प्यार करने वाला मुझे मिलेगा जितना कि तुम करती हो। ये यहाँ तक की हिंदी थी। मी तक नेक्स्ट लाइन में है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, दस बाई फेंड डेथ टू डाई। मीन्स आगे की लाइन में वे एक्सप्लेन करते हैं कि वे जर्नी को एक मौत के रूप में देख रहे हैं कि वो तो आनी ही आनी है। तो इस बात का मतलब ये क्यों हो, दुख हो, वो हंसी हंसी में इस बात को इन जेस्ट बोल रहे हैं। वो भी एक निश्चित समय के बाद आनी है, तो फिर ये उदासी क्यों? प्लीज़ डोंट बी सैड, उदास मत हो, आई विल कम बैक। इन द सेकेंड स्टेंजा, yesternight the sun went hence, and it is here today. He has no desire, nor sense, nor half so sort away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he. मीन्स अगर इंग्लिश में अगर इसे समझे तो माय डियर स्टूडेंट, सी how beautifully he is trying to convince his love, अपनी प्रेमिका को कन्विंस करना चाह रहे हैं by giving the examples of sun। सन का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं that the sun itself went on a journey yesterday and today is here. This way, poet compares himself to the sun. He says that the sun does not have any desire, nor any sense or companion like me, but I have all. मीन्स अगर हिंदी में समझे तो कभी कहना चाह रहे हैं दूसरे स्टेंजा में कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से कवि ने अपनी प्रेमिका को मनाने की कोशिश की है कि सूर्य का उदाहरण दे करके कि सूर्य खुद एक यात्रा पर कल गया था और आज देखो फिर से आ गया है। इस तरह कवि अपनी तुलना सूर्य से करता है और कहता है कि सूर्य के पास ना तो कोई डिजायर है, ना ही कोई सेंस, और ना ही मेरे जैसा कोई साथी, जबकि मेरे पास सब है। आगे के लाइंस में बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स स्पर्स दैन ही। इन द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स ही सेज दैट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, my love, the journey I am going to take would be more speedier than the sun, since the sun has no wings and spurs, but I have all. That is why I am saying to you, my journey would be more speedier than sun's. अगली पंक्ति में मीन्स ये कवि कहना चाहते हैं कि मेरा विश्वास करो कि जो जर्नी पर मैं जा रहा हूँ वह सूर्य की जर्नी से ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि सूर्य के पास ना ही वो जोश और उमंग है जो मेरे पास है।
इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जर्नी सूर्य के मुकाबले ज़्यादा तेज होगी। दिस वॉज द हिंदी मीनिंग ऑफ सेकेंड स्टेंजा। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेंजा। हाउ फीबल इज, यहाँ पे इज होगा। हाउ फीबल इज man's power, that if good fortune fall, cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance, and we join it to our strength, and we teach it art and length, it self over us to advance. Means, in the third stanza, the poet is making us realize that how feebleness, how helpless a man's power, a man is. Means a man has no control over time. Means he depicts this, इस सिचुएशन को वो डिपिक्ट करते हैं। ही डिपिक्ट्स दिस द फॉलिंग एंड फेडिंग ऑफ गुड फॉर्च्यून। ही यानी कि मैन के बारे में बात हो रही है। ही कैनोट ऐड इन इट अनदर आवर, ना ही वो इसमें कोई घंटा या कुछ भी समय जोड़ सकता है दैट हैज़ बीन लॉस्ट। द सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट द पास्ट, इट कैनॉट बी रिकैप्चर्ड। मीन्स तीसरे कुछ लाइन में ये कवि कहना चाहते हैं कि कभी हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि आदमी कितना कमज़ोर है। मनुष्य यानी आदमी ना ही समय को पकड़ सकता है, ना ही पीछे कर सकता है, और ना ही उस बीते हुए समय में कोई क्षण जोड़ सकता है और वापस ला सकता है। In the fourth line, you can see, but come bad chance, we join it our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. Means actually he is talking about the strength. Means when bad time comes in man's life, he should face it with full of his courage. It is the method of moving ahead, एडवांस होने का, आगे बढ़ने का। मीन्स अगर हिंदी में देखें तो यहाँ से बट कम बैड चांस। चौथे लाइन में कवि वस्तुतः हमारी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आदमी के जीवन में खराब समय चल रहा हो, उसे पूरी शक्ति से सामना करना चाहिए। यही तरीका है आगे बढ़ने का। तो ये पूरी की पूरी स्टेंजा की हिंदी हो गई। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कैनॉट ऐड अनदर आर, नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, बट come bad chance, and we join to it our strength, and we teach it art and length, itself over us to advance. Let us see the fourth stanza. When thou sighest not win, but sighest my soul away. When thou weepst unkindly, my life blood doth decay. It cannot be that thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou waste, you are the best of me. Means अगर 4 लाइन की यहाँ तक की डेके तक की इंग्लिश टू इंग्लिश देखें तो क्या है। इन द फोर्थ स्टेंजा, व्हेन हर बिलव्ड, उसकी प्रेमिका उनकी
sighs and weeps unkindly at the time of departure, जाने के वक्त. His heart, as if मान लो his heart comes out of his body. He feels his blood has frozen. He feels as if I am no more. जब कोई जाने के वक्त इस तरीके से रोता है तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. दिस सीन हर्ट्स हिम वेरी मच. मीन्स चौथे लाइन में जब प्रेमिका आहें भरती बहुत रोती है निर्मम होकर के जाने के समय, तब कवि का दिल मानो शरीर से बाहर आ गया हो, उनकी रक्त जम सा गया हो, और तो और मानो कि उनकी जान ही निकल गई हो, क्योंकि इस तरीके के सीन जाने के वक्त ठीक नहीं है. और यह दृश्य लेखक को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है. नाउ सी, इट कैनॉट बी दैट thou lovest me as thou sayest, if in thine my life thou west, thou art the best of me. Means in English, he further describes that it cannot be like this. इस तरीके तो हो नहीं सकती ना कि that one side you say, एक तरफ तुम कहती हो कि you love me very very much, I reside in your heart, I am your life, and the other hand you are weeping. It is not good, not fair. Please don't weep. And thou art the best of me means you are the everything of me. आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप एक तरफ कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं आपसे बहुत प्यार करते हूँ, आप मेरे में बसते हो, आप मेरी जान हो, पर दूसरी तरफ तुम रो रही हो. प्लीज़ ऐसा मत करो. यू आर द एवरीथिंग ऑफ मी, तुम मेरी सब कुछ हो. इन द फाइनल स्टेंजा, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर think me any ill. Destiny may take thy part, and may thy fears fulfill. But think that we are but turn aside to sleep. They who one another keep alive, never parted be. कितना सुंदर ये लास्ट का लाइन है. अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे तो इन द लास्ट स्टेंजा एक्चुअली द पोएट इज समिंग अप, इस चीज़ को सम अप कर रहे हैं. एंड ही इज सेइंग डोंट थिंक एनीथिंग बैड या इल ऑफ मी, और फील फियर इन योर sacred heart. दिस टाइम विल ऑल्सो पास. मीन्स फुलफिल तक का हिंदी देखें तो क्या हुआ कि अंत के स्टेंजा में पोएट एक्चुअली सम अप कर रहे हैं. तो कहते हैं कि कुछ भी बुरा मत सोचो, ना ही ऐसा कुछ महसूस करो गलत अपने दिल में. यह समय भी धीरे धीरे गुजर जाएगा. एंड द फ्यू लास्ट सेंटेंसेस, बट थिंक दैट वी आर but turn aside to sleep. They who one another keep alive, never parted be. Means in the final lines he says his wife, he advises his wife to imagine that they are in bed together. You can see here, their backs are to one another, turn aside, their backs are one another. You can see in the photo like this, they are sleeping, only they are advising her wife, her love, to think like this. And we are keeping one another alive through what? Through love, प्यार के बदौलत ही. Means we will never be parted. Means
अंत के लाइन में कवि अपनी पत्नी को यही सोचने को कहते हैं, इमेजिन करने को कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि हम दोनों एक ही बेड में हम लोग सोए हुए हैं, एक ही बेड पे, और एक साथ एक दूसरे की तरफ बैक करके, और हम दोनों एक दूसरे को बनाए हुए हैं, अपने आप को संभाले हुए हैं प्यार के बदौलत ही। और वे जो प्यार के बदौलत एक दूसरे को बनाए रखते हैं, कभी टूटते नहीं, नेवर बी पार्टेड। सो दिस वाज ऑल योर पोएम। आई होप यू लाइक्ड इट, and if you have any queries or doubts, you can comment in the comment section. कमेंट ज़रूर करें। मैं चाहूँगा कि आपने क्या समझा, क्या नहीं समझा, आप लिखें। यदि क्वेश्चन आंसर्स बनाने में कोई दिक्कत होती है, कमेंट करें, शायद मैं आपकी मदद करूं अगर हो सके तो। और दिस वाज ऑल योर पोएम। थैंक्स। Students, now let us see some poetic devices that is asked in the examination. Now my dear students, let us see some poetic devices. First of all, we will see rhyming words. You can see here in the first line, go and same. In the third line, so means A B राइम कर रहे हैं। उसी तरीके से दी मी, फिर से ए बी का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसी तरीके से आई डाई, सी सी का कॉम्बिनेशन ए बी सी में अगर डिवाइड कर दे तो। उसके बाद बेस्ट जेस्ट बी बी का, ये राइमिंग स्कीम हमारा फर्स्ट स्टेंजा में था। लेट अस सी अनदर। इन द सेकेंड स्टेंजा यू कैन सी हियर हेंस, हेंस सेंस, फिर से ए बी। उसके बाद टुडे वे मीन्स टुडे इस तरीके से लिखा हुआ था, टू डे, तो डे वे, फिर से ए बी। उसके बाद सेन ये मी ही, मी ही, फिर से सी सी, और उसके बाद फिर मेक टेक बी बी। इन द थर्ड स्टेंजा यू कैन सी हियर पावर पार आर, फिर से ए बी। उसके बाद फॉल रिकॉल, फिर से ए बी। एंड यू कैन सी वंस द सेम पैटर्न चांस एडवांस, जैसा कि पिछले स्टेंजा में आपने देखा, यहाँ भी सी सी का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और सेकेंड में आप देखें स्ट्रेंथ लेंथ बी बी का, इस तरीके से राइम कर रहा है पोएम में, यहाँ थर्ड स्टेंजा में। चौथे स्टेंजा की तरफ अगर बढ़े तो देखें वाइंड काइंड, फिर से ए बी। अवे डीके, फिर से ए बी। बी मी सी सी, एंड सेस्ट वेस्ट बी बी। इन द फोर्थ स्टेंजा सी हार्ट पार्ट, फिर से ए बी। इल फुलफिल, इल फिल, फिर से ए बी। वी बी, फिर से ए बी। सी 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 सी, एंड लास्ट में स्लीप कीप बी बी। तो आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पांचों स्टेंजा में एक ही तरीके के पैटर्न फॉलो हुई है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था आपके पोएम में राइमिंग स्कीम। लेट अस सी सम अदर डिवाइसेस। नाउ वी विल सी अनदर पोएटिक डिवाइसेस, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में क्या है? व्हाट इज एलिट्रेशन? जब दो या दो से अधिक शब्द स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड देता हो
तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। अब आप देखें तो यहाँ इस फर्स्ट स्टेंजा में ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है कि एक ही तरीके का साउंड देता हो, जैसे स ल ये तो दे नहीं रहा है, स से तो फिर स से ही देना चाहिए। अगले स्टेंजा में आप देख सकते हैं, यस आप यहाँ देखें, ही हैज़, her, this is alliteration. You can see another so short, स साउंड आ रहा है, this is called alliteration. Let us see enjambment. Do you know enjambment? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। enjambment क्या होता है? What is enjambment? enjambment जब कोई सेंटेंस बिना कोई पंक्चुएशन के दूसरे सेंटेंस में भी वो आ जाए तो उसे enjambment कहते हैं। और आप देखें यहाँ पे थर्ड लाइन में ये सेंटेंस की शुरुआत हुई, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, और यह क्या कोई पंक्चुएशन मार्क है? नहीं। और डायरेक्टली इसमें भी आया हुआ अ फीटर लव फॉर मी, दिस इज़ कॉल्ड enjambment। उसी तरीके से फिर से आप देखेंगे, बट सिंस दैट आई, यहाँ पे आई सेंटेंस, बट सिंस दैट आई यहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन यहाँ भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आकर पंक्चुएशन है। फिर आप यहाँ देखें, ये भी enjambment कहलाएगा। फिर से आप देखिए तो यहाँ भी टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट, यहाँ भी कोई पंक्चुएशन नहीं और डायरेक्ट यहाँ पे फुल स्टॉप आया हुआ। तो जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत हुई और बिना पंक्चुएशन के आगे बढ़ गए, फिर अगले सेंटेंस में जा कर के या फिर उसे अगले सेंटेंस में आकर के कोई पंक्चुएशन आ जाता हो, दैट इज़ कॉल्ड enjambment. In the second stanza you can see here, make, take, but believe that I shall take, यहाँ इससे सेंटेंस की शुरुआत हुई और उसके बाद ना ही यहाँ कोई पंक्चुएशन है ना ही यहाँ कोई पंक्चुएशन, डायरेक्ट यहाँ पंक्चुएशन लास्ट में दे दी गई। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो व्हाट? enjambment, राइट। लेट अस सी अनदर स्ट्रेंजा। सी, यहाँ भी है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी पंक्चुएशन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नो एनी enjambment, कोई नहीं enjambment है। नेक्स्ट सी अनदर स्टेंजा, फोर्थ नंबर में आप देखें, बी, इस सेंटेंस की शुरुआत हुई, इट कैनॉट बी, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है, फिर डायरेक्ट यहाँ पे पंक्चुएशन है, इसी सेंटेंस को यहाँ पे पूरा किया गया है। दिस इज कॉल्ड enjambment. In the final stanza you can see here another enjambment, हार्ट के बाद ना कोई पंक्चुएशन है, कुछ भी नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड enjambment. उसके बाद फिर आप देख सकते हैं वी, यहाँ से स्टार्ट सेंटेंस हुई, बट थिंक दैट वी, लेकिन बिना कोई पंक्चुएशन का ही आगे बढ़ गया है, तो ये भी enjambment में ही आएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आप देख सकते हैं कीप, अलाइव अनदर पार्टेड भी, तो यहाँ भी पंक्चुएशन नहीं है, उसके बाद लास्ट में आकर के फुल स्टॉप दिया गया। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इस तरीके के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? enjambment वाले सेंटेंस, राइट। अनदर पोएटिक डिवाइसेस हियर, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन भी किया है, सूर्य की तुलना अपने से की है। आप देख सकते हैं कि बोला है, ही हैज़ नो डिज़ायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, बट आई हैव ऑल, आई कैन मेक अ स्पीडियर जर्नी दैन सन्स। तो यहाँ पे सूर्य की तुलना कंपेयर किया गया है सूर्य को एक मनुष्य की तरह, मतलब
अपने आप को भी कंपेयर किए हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है। एक और पोएटिक डिवाइस है, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा मीन्स आप कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस एक ही वर्ड से शुरू हो, वो कहलाता है एनाफोरा। और आप देखें तो ऐसा, या फर्स्ट स्टेंजा में तो कोई दिख ही नहीं रहा है कि दो, जैसे मान लो एस्टर बर्डन एस्टर नाइट है तो फिर से एस्टर नाइट तो है नहीं लिखा हुआ, या एंड है तो फिर से एंड तो सेकेंड सेंटेंस में लिखा हुआ है ही नहीं, तो इसमें तो नहीं है। आगे के देखें तो यहाँ देख सकते हैं आप एंड, ये दोनों के दोनों लाइन एंड से शुरू हुए, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। लेट अस सी अनदर। यहाँ इस स्टेंजा में नहीं है, फिर आप देख सकते हैं इसमें भी नहीं है। सो दिस was all your poem. I hope it was helpful to you, and if you have any queries, any doubt, do write in comment section. कमेंट करना ना भूलें। if it has helped you, please subscribe this channel, and thank you.